Hello students, my name is CA Nidhi Bansal and I teach accounts. So today we are going to start our 12th accountancy course. So let's discuss syllabus first. Accounts. Okay, so हम लोग 11th क्लास में अपना अकाउंट्स के बेसिक्स पढ़ के आते हैं और जो हमारा स्टेज कहाँ से स्टार्ट होता है, जर्नल एंट्री सीखने से स्टार्ट होता है और हम उसको कहाँ तक सीख के आते हैं 11th में, फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर। राइट, तो इतना हम लोगों ने सीखा होता है। अभी 12th में हम इसका थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन वो सीखेंगे। तो पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस सीबीएसई बोर्ड में हमें मार्क्स भी साथ में स्पेसिफाइड हैं कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का एग्जाम एक्सपेक्टेड है। सो फर्स्ट वी हैव अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो 10 मार्क्स का एग्जाम इसमें से एक्सपेक्टेड है। सेकंड, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, 30 मार्क्स का एग्जाम हमारा इसमें से एक्सपेक्टेड है। उसके बाद अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, सो 20 मार्क्स का एग्जाम हमारा इसमें से एक्सपेक्टेड है। ये हमारे सिलेबस का पार्ट ए है। ऐसा नहीं है कि ये 3 ही चैप्टर्स हैं, दीज आर द मेन हेड्स। इनके अंदर हमारे पास चैप्टर्स है, जैसे इसके अंदर कोई चैप्टर नहीं है, दिस इज अ चैप्टर 1 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। देन पार्टनरशिप फॉर्म एक पूरा एक बहुत बड़ा टाइप ऑफ अकाउंटिंग है, उसमें हमारे पास काफी आगे पार्ट्स आ जाएंगे, बेसिक्स, देन वैल्यूएशंस, देन पार्टनरशिप में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, ये सब इसमें आ जाएगा। ये हमारी बुक 1 का मेजर पार्ट है। देन अकाउंटिंग फॉर कंपनीज जो हमारी बुक 2 है। अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या आ जाता है, शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स इशू, उनका री इशू, फॉरफीचर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये सब इसके अंदर कवर हो जाएगा। तो अभी तक हमारा कितने मार्क्स का एग्जाम हो चुका है, 60 मार्क्स। टोटल कितने मार्क्स का पेपर होता है, 80 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद पार्ट बी देख लेते हैं। देखो अभी जो भी मैं बोर्ड पे लिखती हूँ पूरे कोर्स में, तो वो आपको साथ साथ कॉपी करते रहना है, सो दैट आपके पास बाद में नोट्स हो रिवाइज करने के लिए। देन वी आर डिस्कसिंग पार्ट बी। पार्ट बी में हमारा फर्स्ट आ जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें क्या आ जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एनालिसिस, उसमें क्या आ जाएगा, हमारे आगे फर्दर चैप्टर्स आ जाएंगे, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, रेशियोज, तो वो
वो सब उसमें आ जाएगा। तो इसमें से कितने मार्क्स का एग्जाम एक्सपेक्टेड है? 12 मार्क्स। देन नेक्स्ट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में से 8 मार्क्स का एग्जाम एक्सपेक्टेड है, तो दिस कम्स टू 20 मार्क्स। तो हमारा कितने मार्क्स का टोटल एग्जाम था? 80 मार्क्स का। उसमें से पार्ट ए कंसिस्ट्स ऑफ 60 मार्क्स एंड पार्ट बी कंसिस्ट्स ऑफ 20 मार्क्स। तो ये हमारे अगर मोटा मोटी देखा जाए तो 5 मेन टॉपिक हैं, जिसके अंदर काफी आगे टॉपिक्स हैं जो हमें पूरे सिलेबस में कवर करने हैं। ओके, चलो फिर अभी हम अपना सिलेबस स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? हम स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप, दैट इज अ मेजर पोर्शन ऑफ आवर सिलेबस, और सबसे ज्यादा एग्जाम के लिए 30 मार्क्स उसमें से एग्जाम आना है हमारा। तो हम सबसे पहले उसको स्टार्ट करते हैं। इट विल टेक मेनी क्लासेस, सो आपको पेशेंस से आराम से सब कुछ सीखते हुए चलना है। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग पार्टनरशिप अकाउंटिंग। इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। दिस इज आवर, आज हमें जो भी आपको क्वेश्चंस में करवाऊंगी या फिर जो करने के लिए दूंगी, उसके आपको क्या नोट्स मिल जाएंगे और उसी से आपको फॉलो करना है। जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर का रेफरेंस दूंगी, उन नोट्स में आपको वो एज इट इज मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं बेसिक्स से। तो बेसिक्स में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में आना चाहिए, व्हाट इज पार्टनरशिप? पार्टनरशिप क्या होता है? ठीक है, तो अगर इसके बारे में डिस्कस करें तो पार्टनरशिप मतलब जब मिनिमम 2 पार्टीज हाथ मिला लेती हैं बिजनेस करने के लिए, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। अगर हम नॉर्मल टर्म्स में उसके बारे में बात करें तो जब भी मिनिमम 2 पार्टीज, 2 से ज्यादा हो सकती हैं, कितनी मैक्सिमम हो सकती है वो भी बाद में डिस्कस करेंगे, बट मिनिमम जब 2 पार्टीज हाथ मिला लेती हैं तो उसको क्या कहते हैं? पार्टनरशिप। तो दूसरा पार्टनरशिप, व्हाई, व्हाट इज द नीड ऑफ पार्टनरशिप? आप मुझे बताओ, हम लोग 11th में पढ़ते हैं सोल प्रोप्राइटर। उसका मतलब होता है कि 1 पर्सन इज डूइंग बिजनेस एंड वी प्रिपेयर बुक्स फॉर हिम। सो यहाँ पे हम कह रहे हैं पार्टनरशिप मतलब मिनिमम 2 पर्सन मिलके क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं। तो अब मैं कह रही हूँ व्हाई, व्हाट इज द नीड ऑफ दैट? तो अगर देखा जाए तो उसकी नीड ये है, एक तो लैक ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा लैक ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स कह लो या फिर टाइम कह लो। क्या मतलब है इसका? जब एक बंदा बिजनेस चला रहा होता है तो वो कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है? अगर उसको एक्सपैंड करना है बिजनेस को बहुत, तो वो बैंक से कितना लोन उठा लेगा, कितना खुद का लगा लेगा। तो इसलिए जब भी बिजनेस एक्सपेंशन करनी होती है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम किसी को अपने साथ मिला लें, ताकि रिस्क भी डिवाइड हो जाए, वो पैसे भी लेके आए, ठीक है, जिससे हम क्या कर पाएंगे? बेटर एक्सपैंड बिजनेस चला पाएंगे। फिर दूसरा होता है ह्यूमन एफर्ट्स या टाइम, मतलब जैसे जहां पे अगर मुझे एक ही टाइम पे बैंक में भी प्रेजेंट होना है लेकिन इधर मेरा एक क्लाइंट बैठा है, तो अगर हम 2 पार्टनर्स होंगे तो अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। मुझे मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज भी चाहिए थे और मनी के रिसोर्सेज भी चाहिए थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं पार्टनर ढूंढ लूं। लेकिन दिमाग में आता है कि सैलरीड पर्सन क्यों नहीं रख लेते हम?
सैलरीड पर्सन भी तो रख सकते हैं, तो उससे क्या होगा, आप उससे अपना काम करवा पाओगे और बैंक से क्या ले लो, लोन ले लो। तो पार्टनरशिप ही क्यों करनी, बैंक से लोन ले लो और काम करवाने के लिए सैलरीड पर्सन रख लो। लेकिन सैलरीड पर्सन हम रख तो लेंगे, बैंक से लोन भी ले लेंगे, जो एक्सपैंड करने में रिस्क इन्वॉल्व होगा फिर वो अकेले को उठाना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि हम किसी पर्सन को अपने साथ मिला लें, ताकि हमारा क्या हो, दोनों पर्पस सॉल्व हो जाए, वो मनी भी इन्वेस्ट कर देगा और वो अपने ह्यूमन रिसोर्सेज भी हमारे काम आ जाएंगे। तो हमें क्या होगा, दोनों काम एक ही पर्सन से क्या हो जाएंगे, फुलफिल हो जाएंगे, इसलिए पार्टनरशिप हम करते हैं। ओके, देन उसके बाद बात आती है कि जो फिर ये पार्टनरशिप हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, इसकी नेचर क्या है, कि जैसे मान लो ये दो लोगों ने मिलके एक पार्टनरशिप कर ली, इसका नाम है ए और इसका नाम है बी, तो ये ए बी इनकी बिजनेस का नेम है। तो ये जो ए बी बिजनेस है, क्या इसकी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है? मैम ये कैसी कैसी टर्म्स आप यूज कर रहे हो, ये क्या होता है सेपरेट लीगल आइडेंटिटी? वैसे सेपरेट लीगल आइडेंटिटी बोलते हैं जो लॉ की नजरों में एक अलग आइडेंटिटी होती है, कि जैसे अगर कभी स्यू करना है, स्यू मतलब केस करना है अगर, तो वो इस नेम पे होगा या इन दोनों पर्सन्स के नाम पे होगा, उसको कहते हैं सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। तो आंसर इज नो, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी पार्टनरशिप की नहीं होती। तो मैम फिर इट मींस जो हम डिस्कस करते हैं अकाउंट्स में कि ऑनर अलग होता है, बिजनेस अलग होता है, तो यहाँ पे वो नहीं होगा, ऑनर और बिजनेस दोनों सेम ही है, बट फॉर अकाउंट्स देयर इज सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। मतलब क्या है इसका, कि लॉ की नजरों में वैसे ए बी का कोई अलग नहीं है, बट बुक्स बनाने के लिए अकाउंट्स के पर्पस से हम मानेंगे कि सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है। उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है कि बिजनेस अलग, मतलब पार्टनरशिप बिजनेस अलग और उसके पार्टनर्स जो ऑनर्स हैं वो अलग। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि हमेशा जब भी तुम अकाउंट्स करते हो तो ध्यान में रखो ऑनर इज डिफरेंट फ्रॉम बिजनेस, so that rule will apply here as well. So अकाउंट्स बनाने के लिए there will be separate legal identity. उसके बाद हम नेचर हो गई अब इसकी, अब हम क्या डिस्कस करेंगे, इसके एसेंशियल फीचर्स क्या हैं, पार्टनरशिप के फीचर्स क्या हैं। फीचर्स की अगर बात करें, सबसे पहले क्या फीचर है, मिनिमम 2 पर्सन्स होने चाहिए, राइट। हमेशा हम कहते हैं कि पार्टनरशिप में 2 पर्सन मिनिमम चाहिए, अदरवाइज तो वो सोल प्रोप्राइटर बन जाएगी बच्चे, समझ रहे हो आप। अब अगर इसमें डिटेल में बात करें तो जो ये पर्सन है, क्या ये कोई भी हो सकता है, क्या मैं भी किसी के साथ पार्टनरशिप कर सकती हूँ? हाँ कर सकती हूँ, बट क्या 10 साल का बच्चा भी किसी के साथ पार्टनरशिप कर सकता है? तो आंसर इज नो। सो जो वो पर्सन है वो एनी पर्सन हो सकता है, ठीक है, बट एक्सेप्ट कौन नहीं हो सकता, माइनर नहीं हो सकता, ठीक है, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड नहीं हो सकता। थर्ड, पर्सन डिसक्वालिफाइड बाय लॉ,
ये भी नहीं हो सकता। माइनर क्या होता है? जो 18 ईयर की एज से कम होता है, मतलब वो नहीं कर पाएगा ये पार्टनरशिप। फिर अनसाउंड माइंड, जो ठीक नहीं है, स्टेबल नहीं है जिसका माइंड, वो नहीं कर सकता। फिर उसके बाद जिसको लॉ ने स्पेसिफिकली कह दिया कि ये नहीं करेगा, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, तो वो भी नहीं कर सकता। तो फर्स्ट फीचर क्या है? मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए। वो पर्सन कोई भी हो सकता है एक्सेप्ट इन 3। फिर सेकंड फीचर क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग जरूरी है अगर पार्टनरशिप करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बिजनेस जो हम करेंगे वो प्रॉफिट के लिए होना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप चैरिटी के लिए कर रहे हो फिर वो पार्टनरशिप नहीं होगी। देयर शुड बी प्रॉफिट एलिमेंट। और फिर दूसरी बात क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए, मतलब डिफाइंड होना चाहिए कि हम प्रॉफिट शेयर करेंगे, चाहे फिर वो किसी भी रेशो में हो सकता है, बट हम प्रॉफिट शेयर करेंगे। और पार्टनरशिप में क्या जरूरी है? पार्टनरशिप में जरूरी है अग्रीमेंट। अग्रीमेंट में क्या होता है? ऑरल भी हो सकता है या रिटन भी हो सकता है, दोनों वैलिड है। रिटन को हम क्या कह देंगे? अगर वो रिटन है तो पार्टनरशिप डीड कहते हैं उसको। अग्रीमेंट वैसे ऑरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, बट अगर रिटन है तो उसको क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप डीड। तो मैम अगर मान लो ऑरल अग्रीमेंट है तो क्या वैलिड है वो? हाँ वैलिड है। इट मीन्स ये मैंडेटरी नहीं है कि रिटन हो, ये क्या है? डिजायरेबल है, बट अगर होगा तो उसको क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप डीड बोलेंगे। उसके बाद फोर्थ, लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस का क्या मतलब है? कोई ऐसा बिजनेस नहीं कर लेना, चलो दोनों मिलके उनको मारते हैं, चलो दोनों मिलके चोरी करते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। लॉफुल बिजनेस के लिए आप हाथ मिला सकते हो कि चलो दोनों मिलके हम एप्पल सेल करते हैं या फिर स्टेशनरी शॉप चलाते हैं या व्हाटएवर। तो आप लोग लॉफुल बिजनेस कर सकते हो, कुछ इलीगल नहीं कर सकते, राइट? ओके, देन प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। देखो जो पार्टनर्स होते हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप निभाते हैं। अब ये रिलेशनशिप क्या होता है कि जो काम मैंने कर दिया उसके लिए दूसरा भी क्या है? लायबल है। जो उसने कर दिया उसके लिए मैं लायबल हूं। मतलब दोनों ही एक दूसरे के लिए प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। जैसे सपोज हमारा कोई सर्वेंट होता है तो उस सर्वेंट से हम जो भी काम करने बोलते हैं वो कर देता है। अगर मान लो उससे कुछ गलती भी हो गई मार्केट में तो उसके लिए लायबल कौन है? वो सर्वेंट या हम? क्यों? क्योंकि मैंने बोला था उसको वो काम करने। ऐसे ही उस टाइम वो क्या है? प्रिंसिपल और एजेंट। इनमें भी वही रिलेशनशिप होता है कि एक पार्टनर के किए हुए काम के लिए दूसरा पार्टनर लायबल है और दूसरे ने जो किया उसके लिए पहला लायबल है। ओके, सो दीज आर द मेन फीचर्स। अब हमने पार्टनरशिप डीड की बात करी है तो थोड़ा इसके बारे में ही आज हम अच्छे से और जान लेते हैं कि ये क्या है। पार्टनरशिप डीड मैंने अभी बताया, रिटन अग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या होना जरूरी है? साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स। जो भी पार्टनर्स होंगे पार्टनरशिप में सबने इसको साइन करना है रिटन अग्रीमेंट को, तब वो क्या बनेगी? पार्टनरशिप डीड बनेगी। तो इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंटली होनी चाहिए? जैसे कि नेम ऑफ फर्म। अब फर्म किसको बोलते हैं? यही पार्टनरशिप बिजनेस को हम क्या बोल देते हैं? फर्म। तो नेम ऑफ फर्म होना चाहिए, फर्म का एड्रेस होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस, ठीक है, और
प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो पार्टनर्स जिसमें प्रॉफिट शेयर करेंगे। उसके अलावा सैलरी, कमीशन, ये सब लिखा होना चाहिए कि किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। ओके। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब जैसे सोल प्रोप्राइटर में कैपिटल होती है कि कोई एक पर्सन इन्वेस्ट करता है, वैसे ही पार्टनरशिप में भी कैपिटल होगी, दो लोग इन्वेस्ट करेंगे, तो उस पे हमें अगर कोई इंटरेस्ट देना है तो उसके बारे में यहाँ लिखना है। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ड्राइंग्स क्या होती है, जो ऑनर ने मनी बिजनेस से निकाल ली तो उस पे अगर कोई इंटरेस्ट है तो उसके बारे में भी डीड में लिखा होना चाहिए कि क्या रेट होगा जिस पे हम इंटरेस्ट देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर हमने कोई लोन लिया, मान लो पार्टनर से, पार्टनर के पास एक्स्ट्रा मनी पड़ी थी, बिजनेस को लोन की जरूरत थी, बैंक से लेने की बजाय हमने अपने पार्टनर से ही ले लिया, तो उस पे कितना इंटरेस्ट देना है उसका रेट भी कहाँ लिखा होना चाहिए, पार्टनरशिप डीड में। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इसके अलावा हम लोग बहुत कुछ उसमें मेंशन कर सकते हैं, लाइक अगर कल को झगड़ा हुआ तो कैसे सॉल्व करेंगे, कोर्ट जाएंगे या फिर म्यूचुअली करेंगे, वो भी उसमें लिख सकते हैं। तो मतलब हम काफी कुछ उसमें मेंशन कर सकते हैं। तो मैम आप कह रहे हो कि मैंडेटरी नहीं होता पार्टनरशिप डीड बनाना, बट आप सोचो कि अगर हम इतना इम्पोर्टेंट चीजें उसमें लिखते हैं, अगर हमने ऑरल अग्रीमेंट कर लिया कि मैंने आज राम को बोल दिया कि राम चल हम ना मिलके ये बिजनेस करते हैं, तो वैलिड तो है बिकॉज इट्स नॉट मैंडेटरी। तो मैम फिर हमने तो ऐसे ही बोल दिया, तो ये सब चीजें फिर कैसे डिस्कस होंगी, तो उसके बारे में फिर हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा उसी के बारे में है। Absence of पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है मतलब अग्रीमेंट होना तो कंपल्सरी है, वो ऑरल भी हो सकता है रिटर्न भी, रिटर्न हो गया तो डीड ही बन गई, इट मींस ऑरल एग्रीमेंट है। तो फिर एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में क्या रूल्स एप्लीकेबल होंगे। अगर इंपॉर्टेंट चीजों की बात करें, हमने नहीं लिखा कहीं पे कि प्रॉफिट हम किस रेशो में शेयर करेंगे, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वली प्रॉफिट शेयर होगा क्योंकि आपने कुछ नहीं किया डिसाइड। नंबर 2, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा क्योंकि आपने नहीं अग्रीमेंट किया हुआ। अगर कैपिटल पे नहीं दोगे तो ड्राइंग पे मिलेगा भी नहीं, तो नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देन नंबर 4, नो सैलरी, कमीशन और एनी अदर रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि आप लोगों ने कुछ भी डिस्कस नहीं किया। तो लोन पार्टनर से हमने लिया है तो उस पे भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, उस पे मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी चीज है, अगर हम बैंक से लोन उठाते तो बैंक को भी तो इंटरेस्ट देना पड़ता, तो सेम हमें फिर पार्टनर को भी इंटरेस्ट देना चाहिए। तो लेकिन उसमें रेट अगर आपने लिख दिया पार्टनरशिप डीड बना ली तो उतना दे देंगे। अगर मान लो मिसिंग है पार्टनरशिप डीड तो आप कितना इंटरेस्ट दोगे, 6% इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। अगर आपने नहीं लिखा हुआ तो फिर कितना मिलेगा, 6% इंटरेस्ट पार्टनर को मिलेगा।
And the last thing is no new partner can be admitted unless all partners agree. अगर तो आपने पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, जैसे ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, अगर आपने लिखा हुआ है कि ए और बी चाहे तो किसी को भी एडमिट कर सकते हैं, सी से पूछने की जरूरत नहीं है, तो वैसा अगर आपने पार्टनरशिप डीड ही नहीं बनाई तो रूल क्या लगेगा, जब तक सब लोग अग्री नहीं करते तब तक आप नहीं कर सकते किसी भी और को एडमिट। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए ये एक लेसन है। इसके ऊपर बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं हमें, हम वो अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार फिर से इसको मैं रिवाइज करवा देती हूँ। अगर पार्टनरशिप डीड वो क्या होती है, रिटन अग्रीमेंट जो सबने साइन किया होता है, अगर वो नहीं बनाया आपने, ऑरल अग्रीमेंट है, तो पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में फ्यू रूल्स विल बी एप्लीकेबल एंड इनको हमने थ्रू आउट द पार्टनरशिप याद रखना है। कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में छोटा सा पॉइंट दिया होगा क्या कि पार्टनरशिप डीड इज मिसिंग, सो साथ के साथ आपके दिमाग में आना चाहिए कुछ भी लिखा हो क्वेश्चन में कि ये रूल्स लगेंगे। ये रूल्स क्या हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल, नो सैलरी, नो कमीशन, नो अदर रेम्यूनरेशन, no interest on capital, no interest on drawings, and no partner can be admitted unless all the partners agree to it, and the last is 6% interest on loan to partner. Okay, so let's discuss one practical question. जो नोट्स हैं आपके पास उसमें जो क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 1 मेंशन है वो डिस्कस कर रहे हैं अभी हम। व्हाट इज दैट, अम्बरीश, ललित एंड चारू आर पार्टनर्स इन अ फर्म विदाउट अ पार्टनरशिप डीड। क्वेश्चन सेज देयर इज नो पार्टनरशिप डीड. Ambrish has contributed more capital than other partners and demands interest on capital at 10% per annum, but Lalit and Charu do not agree with him. एक A लिख लेते हैं इसको, एक L और एक C, ये 3 पार्टनर्स हैं। कह रहे हैं कि इसने ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करी है इन दोनों से, सो ही सेज कि मुझे 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो। ठीक है, क्या मिलेगा इसको, क्वेश्चन में ऊपर ही लिखा हुआ है नो पार्टनरशिप डीड, सो जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो रूल्स क्या कहते हैं, नो आईयूसी, चाहे किसी ने कितना भी इन्वेस्ट किया हो हम नहीं देंगे। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, एज पार्टनरशिप डीड इज मिसिंग सो देयर विल बी नो आईओसी प्रोवाइडेड टू अम्बरीश। सेकेंड इज Lalit devotes full time in business and demands salary of 5,000 per month, but Ambrish and Charu do not agree. अब ये आ गया, कह रहा है कि मैं ज्यादा टाइम देता हूँ बिजनेस को, चाहे मैंने ज्यादा पैसे नहीं दिए तो मुझे क्या दो, सैलरी। तो क्या मिलेगी सैलरी, नहीं, क्योंकि रूल्स क्या कहते हैं, नो सैलरी इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। Then next is Charu demands interest on the loan of 50,000 given by her at the market rate of 12%. ये चारू मैडम ने क्या किया है, लोन दिया हुआ है पार्टनरशिप फर्म को 50,000 का। She is demanding 12% इंटरेस्ट। देंगे क्या हम इसको इंटरेस्ट, यस देंगे, बट क्या 12% पे देंगे, नहीं, कितने पे देंगे, 6% पर एनम, क्योंकि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती वी विल अप्लाई द रूल्स गिवन इन पार्टनरशिप एक्ट। देन Ambrish has withdrawn 10,000 from the firm for his personal use. Lalit and Charu demand that interest on drawing should be charged at 10% per annum.
अमरीश ने 10,000 बिजनेस से निकाले हैं, ड्राइंग्स करी हैं, तो दूसरे दोनों कह रहे हैं कि उससे 10% आईओडी चार्ज करो। क्या ये होगा? नो, बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड देयर विल बी नो आईओडी। देन नेक्स्ट इज profit before taking into account any of the above claims was 50,000 and at the end of first year of business Amrish demands share of profit in the capital ratio। as Amrish ने क्या किया है, ज्यादा कैपिटल लगाई हुई है, तो उसके लिए तो बेनिफिशियल यही है कि कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट बांटा जाए, बिकॉज उस टाइम फिर उसको ज्यादा मिल रहे होंगे। लेकिन जब नो पार्टनरशिप डीड, तो इस टाइम से क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होती है, इक्वल। ठीक है, सो नो कैपिटल रेशियो, बिकॉज रूल्स में लिखा हुआ है। Lalit wants to introduce his son Inder as a partner. Charu objects to his proposal. So ललित उसको एडमिट नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा, अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो आप किसी को एडमिट नहीं कर सकते जब तक सारे पार्टनर्स उसके लिए अग्री ना करें। सो दिस वाज द क्वेश्चन। तो आपको अगर आपको वो रूल्स आते हैं तो दीज आर वेरी वेरी इजी। Okay, let's do one more illustration, that is illustration 2. And always remember, whenever you attempt any question, first of all read the whole question, then you will get to know ki what the question demands, then accordingly we can answer. So एक बार पहले पूरा question पढ़ लेते हैं। Harry and Gary are partners in a firm. They have not entered into partnership deed but had agreed on the following. उन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, लेकिन ये कुछ डिस्कस किया है कि सैलरी इतनी देंगे, गैरी को कमीशन इतना देंगे, इंटरेस्ट इतना होगा, ये होगा, और पार्टनर्स नहीं करेंगे एडमिट जब तक दोनों का कंसेंट नहीं आता। फिर वो कह रहे हैं हाउ विल बी द फॉलोइंग डिस्प्यूट्स रिजॉल्व। गैरी कह रहा है, गैरी डिमांड्स टू बी पेड सैलरी एज हैरी इज बीइंग पेड बिकॉज हिज कमीशन इज लोअर। गैरी को पीछे देखो कमीशन मिल रहा है 10% और उसको सैलरी मिल रही है, तो वो कह रहा है कि कमीशन की उतनी नहीं बनती परसेंटेज, तो मुझे भी सैलरी चाहिए। हैरी डिमांड्स दैट हिज सन शेरी बी एडमिटेड एज पार्टनर फॉर 25% आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, टू विच गैरी डिसअग्रीज। तो हमें इसको डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना है, तो इसका आंसर हम कैसे करेंगे? पहले ऊपर लिख लेंगे, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ए। जो गैरी कह रहा है कि मुझे भी सैलरी दो क्योंकि हैरी को मिल रही है, क्योंकि मेरा कमीशन लोअर है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, गैरीज रिक्वेस्ट इज नॉट वैलिड as there is no partnership deed, तो उसको सैलरी नहीं मिलेगी। उसके बाद हैरी डिमांड कर रहा है कि उसके बेटे को किया जाए एडमिट। Harry's son Sherry cannot be admitted without the consent of both partners agreed। उन्होंने अग्री भी किया है और पार्टनरशिप डीड भी नहीं है, तो पार्टनरशिप डीड नहीं होती तब भी यही प्रिंसिपल लगता है कि अगर आपको किसी को एडमिट करना है देन यू हैव टू टेक कंसेंट फ्रॉम द
बोथ और मतलब ऑल द पार्टनर्स जो भी पार्टनरशिप में हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, कंक्लूजन निकल आया कि भाई क्या है, तुम नहीं सही मांग रहे। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है, हमने अग्री किया हुआ है कि क्या मिलेगा, कमीशन, तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी। और उसके सन को भी हम एडमिट नहीं कर सकते जब तक कि दोनों पार्टीज का कंसेंट नहीं हो। So I'll give you question to try at your home. You can find these questions in your assignment attached to the video. You need to do question number 1, question number 2, question number 3, question number 4. ओके, सो आपको ये 4 क्वेश्चन करने हैं जो आपके असाइनमेंट में आपको दिख रहे होंगे। जो ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। देखो हम कौन सी बुक फॉलो कर रहे हैं, हम टीएस गरेवाल की बुक फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि आपको हो सकता है आपके पास कोई और ईयर की बुक हो, मेरे पास कोई और ईयर की बुक हो, तो देयर विल बी प्रॉब्लम, राइट। तो इसलिए हर क्वेश्चन जो मैं यहाँ सॉल्व करूँगी, यू विल हैव दैट इन योर हैंड थ्रू पीडीएफ, देन यू कैन चेक दैट क्वेश्चन कि मैम कौन सा करवा रहे हैं। देन you can do that from your book as well if you also have T.S. Garewal's book. If you do not have that book, then also it is fine because you will have all the questions you can do from that. Okay, so इसके बाद फिर बाद में कंटिन्यू करते हैं। अभी के लिए इतना ही आप रिवाइज करो और ये क्वेश्चंस ट्राई करो। टिल देन, ओके, बाय बाय।